खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी के 80वें जन्मदिन पर देशवासियों के साथ अपने संदेश साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सामूहिक संकल्पों का आह्वान कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश अपनी प्राचीनता को संरक्षित भी कर रहा है और संवर्धन भी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि आज भारत की पहचान योग भी है और यूथ भी है। आज देश अपनी प्राचीनता को संरक्षित भी कर रहा है, संवर्धन भी कर रहा है और अपनी नवीनता को, आधुनिकता को ताकत भी दे रहा है। आज भारत की पहचान योग भी है और यूथ भी है। आज हमारे स्टार्टअप्स को दुनिया अपने फ्यूचर के तौर पर देख रही है। हमारी इंडस्ट्री, हमारा मेक इन इंडिया ग्लोबल ग्रोथ के लिए उम्मीद की किरण बन रहा है। हमें अपने इन संकल्पों के लिए लक्ष्य बनाकर काम करना होगा और मैं चाहूंगा कि हमारे आध्यात्मिक केंद्र इस दिशा में भी प्रेरणा के केंद्र बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम जापान की यात्रा पर रवाना होंगे। इस 93वें क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। टोक्यो की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होने से पहले उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वह दूसरे वैयक्तिक क्वाड नेता शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी जापान यात्रा का उद्देश्य भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी को मजबूत करना है। जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की मेजबानी करने का सौभाग्य मिला। टोक्यो की अपनी यात्रा के दौरान मैं भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से अपनी बातचीत को आगे जारी रखने के लिए उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के इस दौरे में क्वाड शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि क्वाड लीडर्स समिट 4 क्वाड देशों के नेताओं को क्वाड पहल की प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान हम हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों के बारे में भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। पीएम मोदी जापान के दौरे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। पीएम ने अपने बयान में कहा है कि बैठक में दोनों नेता भारत अमेरिका के साथ बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम क्षेत्रीय विकास और समसामयिक वैश्विक मुद्दों पर भी अपनी बातचीत जारी रखेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ अपने द्विपक्षीय बैठक को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज पहली बार क्वाड लीडर्स समिट में शामिल होंगे। मैं उनके साथ एक द्विपक्षीय बैठक की प्रतीक्षा कर रहा हूं। इस दौरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुआयामी सहयोग और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी की जापान यात्रा को दोनों प्रदेशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और भी मजबूत करने की दिशा में काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग और विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी को दोनों देशों के बीच संबंधों का एक अहम पहलू बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मार्च में शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री किशिदा और मैंने जापान से भारत में अगले 5 वर्षों में सार्वजनिक और निजी निवेश और वित्त पोषण में 5 ट्रिलियन येन प्राप्त करने के अपने इरादे की घोषणा की थी। आगामी यात्रा के दौरान मैं इस मकसद को प्राप्त करने के लिए हमारे देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और भी मजबूत करने के लक्ष्य के साथ जापानी व्यापार जगत के नेताओं से मिलूंगा। पीएम मोदी इस दौरे में जापान में रह रहे भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। पीएम ने इस मुलाकात को लेकर कहा कि जापान में भारतीय डायस्पोरा के लगभग 40,000 सदस्य हैं, जो जापान के साथ हमारे संबंधों में एक अहम आधार हैं। मैं उनके साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सिलसिले में आज राज्य के 16 जिलों में दूसरे चरण की मतगणना हो रही है। मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सवेरे 8 बजे से ही मतगणना कर्मी वोटों की गिनती में लग गए थे। आज रात 8 बजे तक मतगणना होगी। जिन जगहों पर मतगणना पूरी नहीं होगी उन जगहों पर कल सुबह 8 बजे फिर से मतगणना शुरू होगी। संबंधित जिलों के उपायुक्त ने मतगणना केंद्रों का निरीक्षण किया। मतदान केंद्रों पर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की काफी भीड़ नजर आई। आज कई प्रत्याशियों की जीत का ऐलान भी किया गया, जिसके बाद उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। कोडरमा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी मतगणना का कार्य जारी रहा। जिले के डोमचांच, मरकच्चो और सतगावा प्रखंड में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतों की गिनती का काम अलग अलग मतगणना हॉल में संपन्न कराया जा रहा है। मतगणना का रिजल्ट भी आने लगा है। कोडरमा में मतगणना केंद्र के बाहर प्रत्याशियों के समर्थकों की काफी भीड़ दिख रही है। जीते हुए प्रत्याशियों के समर्थकों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। कोडरमा के सतगावा प्रखंड स्थित मीरगंज पंचायत से मंटू चौधरी, डोमचांच प्रखंड के जानपुर पंचायत से मंसूर अली, पारोह पंचायत से दिनेश यादव, ढाब पंचायत से बैजू तूरी ने जीत हासिल की है। एक समाज सेवा करने का मौका भी मिला है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे काम है जो बहुत अधूरी है हमारी पंचायत में, और उसी को विकास के लिए हमने एक युवा सोच के लिए मैंने कदम उठाया है। समाज सेवा करने का मौका सभी को मिलना चाहिए और मुझे बहुत अच्छा मिला। उनकी जनता के साथ रूबरू हूँ और होना भी चाहते थे। बंगा खलर्क से शिवशंकर राय, जानपुर से अख्तर अंसारी और मरकच्चो के देवीपुर पंचायत से बेदू साहब मुखिया निर्वाचित हुए हैं। जीते हुए प्रत्याशियों ने पंचायत के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उसको प्यार को मैं टूटने नहीं दूंगा। जो भी मेरा अधूरा काम है उसको मैं भरपूर पूरा करूंगा। जनता ने आप पर क्यों भरोसा किया? क्योंकि जनता ने इसलिए भरोसा किया है, पहले मैं काम किया हूं, इसलिए जनता ने मुझे भरोसा जता करके फिर पुनः मुझे निर्वाचित घोषित किया। वहीं मतगणना की प्रक्रिया पर जानकारी देते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि पारदर्शी तरीके से मतगणना के कार्य को संपन्न कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा पंचायतों की गिनती आज पूरी कर ली जाएगी और बाकी बचे मतों की गिनती कल दूसरे दिन भी जारी रहेगा। मौसम में भी इतना मेहनत का काम ये लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अब जो जिम्मेवारी हम लोग, कुछ लोगों का चुनाव जो है वो घोषित भी हो गया है, परिणाम घोषित हो गया, कुछ लोग निर्वाचित होकर आ गए हैं। मैं तहे दिल से चाहूँगा कि जो लोग इस लोकतंत्र के प्रक्रिया से निर्वाचित होकर आ रहे हैं वो लोग अपना दायित्व तो ईमानदारी से इस लोकतंत्र को मजबूत करने में, यहाँ के आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाने में मदद करेंगे लोग। जीते हुए उम्मीदवार के समर्थक अपने प्रत्याशी को फूलों की माला पहनाकर उसके जीत की बधाई देते नजर आ रहे हैं। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। रांची के पंडा स्थित मतगणना स्थल पर भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत द्वितीय चरण की मतगणना का कार्य जारी है। उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने आज मतगणना कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने लापुंग, बेड़ो, नगड़ी, कांके और इटकी के मतगणना हॉल में मतगणना कार्य के बारे में सभी निर्वाची पदाधिकारियों से जानकारी ली। इधर तीसरे चरण के मतदान के लिए भी तैयारियां जोरों पर है। तीसरे चरण में 19 जिलों के 70 प्रखंडों की 1047 पंचायतों में 24 मई को वोटिंग होगी और 31 मई को मतगणना होगी। वहीं चौथे और आखिरी चरण का मतदान आगामी 27 मई को होगा और वोटों की गिनती 31 मई को कराई जाएगी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज जिले में जिला परिषद चुनाव प्रचार के दौरान हथियारों से लैस होकर मतदाताओं को धमकाने वाला एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर मुख्यमंत्री को इस पर लगाम लगाने की अपील की है। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2326 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में फिलहाल कोरोना के 14,955 सक्रिय मामले शेष हैं। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक
1,92,28,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। विश्व जैव विविधता दिवस के मौके पर आज पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था युगांतर भारती की ओर से स्वर्णरेखा नदी की उद्गम स्थली नगरी से नदी प्रदूषण अध्ययन यात्रा का शुभारंभ किया गया। यह यात्रा स्वर्णरेखा नदी के बहने वाले क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए तीसरे दिन जमशेदपुर में समाप्त होगी। स्वर्णरेखा की उद्गम स्थली रानी चुआ से नदी प्रदूषण अध्ययन यात्रा की शुरुआत करते हुए संस्था के संरक्षक विधायक सरयू राय ने इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और सरकार से स्वर्णरेखा नदी को झारखंड की राजकीय नदी का दर्जा दिए जाने की मांग की। प्रदूषण खत्म होता है और नदी पुनर्जीवित होने लगती है तो जैव विविधता का भी पुनर्जीवन होने लगता है। जरूरी है कि नदी का प्रदूषण खत्म किया जाए। खास करके शहरों में राज्य की सरकार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा है। स्वर्णरेखा नदी प्रदूषण अध्ययन यात्रा के संयोजक डॉक्टर इनके जमुआर ने कहा कि यह यात्रा उद्गम स्थली नगरी से जमशेदपुर तक नदी के पानी और गाद का सैंपल लेते हुए जाएगी। रहेगा कि यहाँ नगरी और इसके आसपास के जगहों को देखें। उसके बाद हम लोग आज हटिया तक देखेंगे और कल कोशिश रहेगी हमारी कि हम लोग मूरी और चांडिल तक जाएं और उसके परसों के दिन में हम लोग जमशेदपुर में। यात्रा के साथ संयोजक तपेश्वर केसरी ने कहा कि झारखंड की जीवन रेखा माने जाने वाली स्वर्णरेखा नदी को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी सबकी है। कि नदी को स्वच्छ रखना सभी की जिम्मेदारी है और जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि हमारे नदी के आसपास में बहुत से उद्योग धंधे स्थापित हो गए, तो हमारे साथ साथ उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि नदी को स्वच्छ रखने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। स्वर्णरेखा नदी को झारखंड की जीवन रेखा माना जाता है। कालांतर में इसके इर्द गिर्द कई कारखाने बन गए हैं जिससे यह नदी प्रदूषित होती जा रही है। आज आवश्यकता है इस नदी को प्रदूषण मुक्त करने की। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमत में 9.50 रुपये कम किया गया है, जिससे आम जनता को काफी राहत मिली है। देवघर के पेट्रोल पंपों पर लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया और इस पहल की सराहना की। जलता था वहाँ तो कम हुआ था। सब जनता पूरे भारत का मोदी जी ने सब जनता पर ध्यान दिया है। बहुत अच्छा कदम है। 9.5 रुपया बहुत मायने रखता है किसी के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, स्पेशली हम लोग जैसे। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में तेज आंधी चली और बारिश भी हुई। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने पश्चिमी विक्षोभ का असर 28 मई तक रहने की संभावना जताई है। आज भी धनबाद, गिरिडीह, बोकारो जिले में कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश हुई। इस वजह से कई जगहों पर पेड़ गिरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना पुलिस ने कुदादा के पास 2 स्कूटी सवार युवकों को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस युवकों का आपराधिक इतिहास भी पता लगाने का प्रयास कर रही है। झारखंड रोइंग के महासचिव एवं रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहायक सचिव के सिंह वर्ल्ड रोइंग कप में भाग लेने वाले भारतीय पुरुष टीम के मैनेजर के रूप में सर्बिया जाएंगे। भारतीय टीम सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए 23 मई को सुबह प्रस्थान करेगी। रांची रेल मंडल के रामगढ़ कैंट स्टेशन पर चेकिंग के दौरान आरपीएफ की टीम ने एक नाबालिग लड़के को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया। नन्हे फरिश्ते अभियान के तहत इस बच्चे का रेस्क्यू कर उसे चाइल्ड लाइन बरकाकाना को सौंप दिया गया।
राजधानी रांची के अपर बाजार स्थित मैकी रोड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कुछ शरारती तत्वों द्वारा एक व्यापारी से लूटपाट और मारपीट की जा रही है। यह घटना 20 मई की है। जमशेदपुर के शास्त्रीय संगीत के प्रति समर्पित संस्था बंसी बोस म्यूजिक फाउंडेशन का 10वां वार्षिक संगीत समारोह का आयोजन बिष्टुपुर स्थित महाराष्ट्र हितकारी मंडल के सभागार में किया गया। संस्था के सचिव सुभाष बोस ने कहा कि इस वर्ष का वार्षिक कार्यक्रम शहर के जाने माने सितार वादक स्वर्गीय बंसी बोस को उनकी 25वीं पुण्यतिथि पर समर्पित है। हजारीबाग में शीलाडीह पंचायत समिति की नवनिर्वाचित सदस्य अमीना खातून के विजय जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के बाद 12 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पाकुड़ जिले में एक युवक द्वारा आदिवासी लड़की की पिटाई करते हुए एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। आदिवासी लड़के की पिटाई के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। उन्होंने पाकुड़ पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साहिबगंज जिले में पंचायत चुनाव के मद्देनजर चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र से 2 कारतूस तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उनकी निशानदेही पर कई अन्य स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। गुमला जिले में पुलिस ने भरनो थाना क्षेत्र के महगांव के समीप पारस नदी में बन रहे पुलिया निर्माण में रंगदारी मांगने के आरोप में 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारिब ने बताया कि 6 मई को अपराधियों ने पुल निर्माण कार्यस्थल पर मजदूरों के साथ मारपीट करते हुए 14 मोबाइल फोन लूट लिए थे। झारखंड राज्य स्तरीय अंडर 15 जूनियर बालक एवं बालिका कुश्ती प्रतियोगिता सह टीम चयन ट्रायल रांची स्थित खेल गांव में संपन्न हो गया। ट्रायल में पूरे झारखंड के विभिन्न जिलों से 110 कुश्ती खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रांची कॉलेज मैदान में आज जिला वुडबॉल संघ एवं एके ग्रुप की ओर से एक दिवसीय राज्य स्तरीय वुडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में राज्य के कई जिलों के सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया। बालिका वर्ग में रांची की राधिका कुमारी और बालक वर्ग में रांची के अंकित कुजूर ने प्रथम स्थान हासिल किया। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में समर कैंप की शुरुआत हो गई है। टाटा स्टील द्वारा जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस कैंप में शहर के लगभग 3000 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। कोरोना काल के बाद लौह नगरी में आयोजित समर कैंप बच्चों के लिए राहत लेकर आया है। मस्ती में यहाँ खेल में निपुण होने का अवसर है तो खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत करने का मौका भी। इस 17 दिवसीय कैंप में भारतीय खेल प्राधिकरण के अनुभवी कोच, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, पूर्व रणजी खिलाड़ी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देते हैं। योग प्रशिक्षक अरविंद प्रसाद ने बताया कि कैंप में आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म आसन, सूर्य नमस्कार, बीज मंत्र के साथ एवं स्वस्थ रहने के टिप्स भी दिए जा रहे हैं। प्रतिदिन 120 प्रतिभागी योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तो जाके उसको रिलीज कर दे और उसके बाद कंप्लीट व्यायाम, सूर्य नमस्कार बोला जाता है उसको, बीज मंत्र के साथ हम सूर्य नमस्कार करवाते हैं। और उसके बाद हम लोग जितने भी लाइफ स्टाइल है, कैसे बिना दवा का स्वस्थ रहें, एक भी दवा जरूरत नहीं पड़ेगी। बीच बीच में हम लोग पानी का कितना पीना चाहिए, खाने के बाद कितना पीना चाहिए, आपके रसोई घर में ऐसा क्या है जो जहर है, इस सारा हम लोग उसमें बताते हैं। करीब 17 दिन का कैंप। योग के साथ साथ कैंप में कराटे का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 140 लड़के लड़कियां इस फन फिटनेस कराटे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षक का कहना है कि बच्चे स्वस्थ रहें और डाइट के बारे में उन्हें सही जानकारी मिले, यही हमारा उद्देश्य है। हम लोग को बहुत खुशी है, सब कोचेस को भी इसमें मतलब कराने का ज़्यादा मौका मिलता है क्योंकि काफ़ी बच्चे आते हैं। तो कराटे में हमारे करीब 140 बच्चे भाग लिए हैं इस बार और इसमें फन फिटनेस, बच्चे जो है फिट रहें और एकदम अपना एंजॉयमेंट के साथ वो करें, हेल्दी बने और उसको हम लोग बताते हैं कि कैसे डाइट खाना है
और कैसे आप अपना शरीर को अच्छा रख सकते हैं, कैसे माइंड को आप अपना शार्प कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस बहुत मस्ट है, उसके लिए हम लोग सारा एक्सरसाइज बच्चे को, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक जो भी आते हैं उन सबको बताते हैं। खास करके गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है और वो लोग कर भी रही है काफी। समर कैंप में बच्चों को योगा, कराटे, स्केटिंग, स्विमिंग, आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, शतरंज, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, हैंडबॉल सहित 20 विभिन्न प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुल मिलाकर इस कैंप के माध्यम से बच्चों को जहां एक ओर अनुशासित होने की सीख मिल रही है, तो दूसरी ओर उनके शारीरिक और मानसिक विकास में भी मदद मिल रही है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। भारत के विश्वनाथन आनंद ने पोलैंड सुपरवेट रैपिड शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। खिताब जीत लिया है। आनंद ने एक दौर का खेल बाकी रहते शनिवार को जीत दर्ज की। भारत के दिग्गज ग्रैंड मास्टर ने 6 जीत और 2 ड्रॉ मुकाबले के साथ रैपिड वर्क का खिताब अपने नाम किया। शुरुआती 2 दिनों में 5 जीत और 1 ड्रॉ खेलने वाले आनंद ने 7वें दौर में रोमानिया के खिलाड़ी को 25 चालों में हार मानने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अगले दौर में अमेरिका के दिग्गज खिलाड़ी फैबियानो के खिलाफ 27 चाल के खेल के बाद ड्रॉ खेला। आनंद ने 9 राउंड के बाद अधिकतम 18 में से 14 अंक हासिल किए। रैपिड वर्क के 9 दौर के बाद खिलाड़ी 2 दिन तक ब्रिड्ज वर्क के मुकाबले खेलेंगे। रांची का एक विद्यालय इन दिनों पुरातन पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दे रहा है। समर कैंप के दौरान स्कूली बच्चे खो खो, कबड्डी, पिट्टो और गिल्ली डंडा जैसे खेलों का मजा ले रहे हैं। कबड्डी, खो खो, पिट्टो, कंचा और गिल्ली डंडा, इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन अपने बचपन के दौर में अगर आपने इसे खेला भी है तो आप बेहद भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये खेल धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। हालांकि इन पुरातन और परंपरागत खेलों के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर भी है। खबर ये है कि इस दौर में भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इस धरोहर को बचाने की जुगत में हैं। रांची का विवेकानंद विद्या मंदिर इस साल आयोजित अपने समर कैंप में ऐसे ही खेलों को प्रमुखता दी है। स्कूल में आए तो हम बहुत खेले, जैसे खो खो, कबड्डी, ये पिट्टू, बहुत सारे गेम्स से हम लोग को बहुत मजा आया। और ट्रेडिशनल गेम्स मैंने कभी इतना खेला नहीं था और सुबह सुबह मतलब बहुत ही एनर्जी के साथ हम लोग आते हैं और खेलते हैं और कभी मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था स्कूल में। स्कूल कैंपस में सुबह सुबह बच्चों का जुटान होता है और देखते ही देखते 3-4 घंटे कैसे निकल जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। बच्चे बताते हैं कि उन्हें यकीन ही नहीं होता कि जिस खेल को खेलकर उनके बाप दादा बड़े हुए वे इतने मजेदार भी होते होंगे। सारे भी गेम्स होते हैं, बहुत सारा नाम भी नहीं सुना था, धपसाल, कबड्डी, बूढ़ा कबड्डी, और ये सब आज तक कभी जाना भी नहीं था। फिर इतना सारा ट्रेडिशनल गेम जिसको हम जानते तक भी नहीं थे और देखे भी नहीं था, आज वो सारे गेम्स खेलकर सीखकर इतना सब कुछ काफी अच्छा लग रहा है। समर कैंप में हम लोग बहुत कुछ सीखे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। विद्यालय की प्राचार्य बताती हैं कि इन पुरातन खेलों से बच्चों का भरपूर मनोरंजन तो होता ही है, उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास भी होता है। अपनी कला और संस्कृति को बचाए रखने के लिए भी इनका संरक्षण बेहद जरूरी है। जो हम बोलते हैं स्किल का डेवलपमेंट, उसके मसल्स का डेवलपमेंट, वो भी है, कंसंट्रेशन भी है और बहुत शार्प डिसीजन मेकिंग भी है। कंप्यूटर और इंटरनेट के इस दौर में जब ज्यादातर बच्चे मोबाइल से चिपके रहते हैं, ऐसे में इन खेलों को बढ़ावा देना काबिले तारीफ है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार 29 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर।
तो याद रखें, रविवार 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। महान समाज सुधारक और बंगाल के पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय की जयंती है। उनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। 15 वर्ष की उम्र में राजा राम मोहन राय ने बांग्ला, फारसी, अरबी और संस्कृत सीख ली थी। वे सभी तरह की धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास के पक्के विरोधी थे। इससे राजा राम मोहन राय और उनके परिवार के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने घर छोड़ दिया और हिमालय का भ्रमण किया। इस दौरान वे तिब्बत भी गए। घर लौटने से पहले उन्होंने व्यापक भ्रमण किया। घर वापस आने पर राजा राम मोहन राय के परिवार ने इस आशा में उनका विवाह कर दिया कि वे बदल जाएंगे, लेकिन इसका राजा राम मोहन राय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे वाराणसी चले गए और वहाँ वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया। 1803 में पिता की मृत्यु के बाद राजा राम मोहन राय मुर्शिदाबाद वापस आए। उन्होंने कलकत्ता में महाजन के रूप में कार्य किया। 1809 से 1814 तक राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में सेवा की। राजा राम मोहन राय ने 1814 में आदमीय सभा बनाई। आदमीय सभा ने समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधार शुरू करने के प्रयास किए। राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह और संपत्ति में महिलाओं के अधिकार सहित महिला अधिकारों के लिए अभियान चलाया। उन्होंने सती प्रथा और बहु विवाह प्रथा का कड़ा विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने समाज में खास तौर से महिलाओं की शिक्षा का भी समर्थन किया। 1882 में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर आधारित विद्यालय की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मो सभा की स्थापना की। इसके माध्यम से वे धार्मिक पाखंड को बेनकाब करना चाहते थे। उनके प्रयास सफल हुए और सती प्रथा का उन्मूलन हो गया। राम मोहन राय को 1831 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा का खिताब दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए राजा राम मोहन राय को मुगल साम्राज्य का दूत बनाकर ब्रिटेन भेजा कि सती प्रथा के उन्मूलन के लिए बनाए गए बंगाल सती विनियमन 1829 को न बदला जाए। इसके अलावा राय ने ब्रिटेन के राजा से ये आग्रह भी किया कि मुगल शहंशाह का भत्ता बढ़ाया जाए। 27 सितंबर 1833 को ब्रिटेन यात्रा के दौरान ब्रिस्टल के निकट स्टेपलेटन में मेनिंजाइटिस से उनका निधन हो गया। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गणपति सच्चिदानंद स्वामी के जन्मदिन पर साझा किया संदेश। कहा, आज भारत की पहचान योग भी और यूथ भी। राज्य के 16 जिलों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना जारी। तीसरे चरण के मतदान की प्रशासनिक तैयारियां तेज। राज्य भर में विश्व जैव विविधता दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। रांची के नगरी से नदी प्रदूषण अध्ययन यात्रा की हुई शुरुआत। और रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में अगले 4 दिनों तक आंधी के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान।